मैं आज भी उस रात को याद करता हूं जब 3 दोस्तों ने मिलकर एक पुरानी हवेली में कदम रखा था और वहां से सिर्फ मैं ही जिंदा लौटा। लेकिन जिंदा भी कहां हूं, मेरी आत्मा तो वहीं रह गई, उस दयान की कैद में। नाइट हॉरर कहानियन में आपका स्वागत है। अगर आपको रूह कंपा देने वाली और रोमांच से भरपूर कहानियां सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारी हर कहानी आपको डर और रहस्य की एक नई दुनिया में ले जाएगी, जिसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इस सफर में हमारा साथ दें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी बोन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही और डरावनी और मजेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल और ये कहानी है मेरी और मेरे 2 सबसे करीबी दोस्तों की, रोहन और विक्रम। हम तीनों दिल्ली में रहते थे, एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही हॉस्टल में रहे और एक ही सपना देखा कि कुछ ऐसा करें जो कोई न कर सका। हमारी जिंदगी नॉर्मल थी, नौकरी, घर, परिवार, लेकिन अंदर से हम तीनों एडवेंचर के भूखे थे, खासकर हॉरर के। हर वीकेंड हम कोई नई जगह ढूंढते, कोई पुरानी किले, सुनसान जंगल या भूतिया मकान। और इस बार रोहन ने बताया एक ऐसी हवेली के बारे में जो राजस्थान के एक गांव में थी। गांव का नाम था काला डेरा और हवेली थी ठाकुर साहब की पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि वहां कोई दयान रहती है जो सैकड़ों सालों से वहां कैद है, लेकिन हम तीनों को यह सब मजाक लगता था। हमने सोचा चलो घूम आएंगे, फोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया पर डालकर वायरल हो जाएंगे। हमने अपना बैग पैक किया, टेंट, कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान। शुक्रवार की शाम को हम निकल पड़े दिल्ली से कार में राजस्थान की ओर। रास्ते में हम गाने गाते, हंसते, मजाक करते और प्लान बनाते कि हवेली में क्या क्या करेंगे। रोहन ने कहा कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, विक्रम ने कहा कि वो पूरी हवेली की मैपिंग करेगा और मैंने कहा कि मैं हर कमरे की फोटो खींचूंगा। रात के 10 बजे हम काला डेरा गांव पहुंचे। गांव छोटा सा था, सिर्फ कुछ मकान और एक पुराना मंदिर। गांव वालों ने हमें देखकर अजीब नजरों से देखा। एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, बेटा उस हवेली में मत जाना, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन हमने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। हवेली गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीच में थी। बाहर से ही वो विशाल लग रही थी, पत्थरों से बनी दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और ऊपर से लटकती बेलें। हमने कार पार्क की और अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन हमारी टॉर्च की रोशनी में सब साफ दिख रहा था। बड़ा सा हॉल था, बीच में एक पुराना झूमर लटक रहा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें ठाकुर साहब और उनकी परिवार की तस्वीरें थीं। हमने अपना सामान रखा और घूमना शुरू किया। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। एक कमरे में पुराने बर्तन थे, दूसरे में टूटे हुए फर्नीचर, तीसरे में एक बड़ा सा आईना था जिसके सामने मोमबत्तियां जली हुई थीं। हमने सोचा शायद कोई पूजा करता होगा। रात के 12 बजे हमने टेंट लगाया और खाना खाया। रोहन ने लाइव शुरू किया और बताया कि हम हॉरर हवेली में हैं। दर्शक बढ़ते जा रहे थे, हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक हवा चली और टेंट का फ्लैप हिलने लगा। हमने सोचा हवा है, लेकिन हवा नहीं थी, बाहर शांति थी। विक्रम ने कहा चलो सो जाते हैं, कल सुबह और एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर निकला और हवेली की ओर देखने लगा। ऊपर की मंजिल पर एक खिड़की थी जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा शायद चांद की है, लेकिन चांद तो ढल चुका था। मैंने रोहन को जगाया और बोला, देखो वो रोशनी। रोहन ने कहा, पागल हो गए हो, चलो सो जाओ। लेकिन मैंने जिद की और हम तीनों ऊपर की ओर चल पड़े। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराती थीं। हम ऊपर पहुंचे और उस कमरे के पास गए जहां रोशनी आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हमने धकेला और अंदर झांका। कमरा खाली था, सिर्फ एक पुराना पलंग था और दीवार पर एक बड़ा सा चित्र था। चित्र में एक औरत थी, लंबे बाल, काले कपड़े और आंखें ऐसी जैसे जिंदा हों। हम हंस पड़े और बोले, ये तो बस पेंटिंग है। लेकिन तभी वो पेंटिंग हिली जैसे हवा से, लेकिन कमरे में हवा नहीं थी। हम डर गए और नीचे भागे। लेकिन नीचे पहुंचकर देखा तो हमारा टेंट गायब था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। हमने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ है। हम तीनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत करके फिर से हवेली में घुसे। रोहन ने कहा कि हमें गांव वालों को बताना चाहिए, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। विक्रम ने कहा कि चलो कार में बैठकर निकलते हैं, लेकिन कार की चाबी गायब थी। हमने पूरी हवेली छान मारी, लेकिन चाबी नहीं मिली। रात के 2 बजे थे और बाहर ठंड बढ़ गई थी।
हमने फैसला किया कि सुबह होने तक हवेली में ही रुकेंगे और एक कमरे में छिप जाएंगे। हमने एक छोटा सा कमरा चुना जिसमें सिर्फ एक दरवाज़ा था और हम अंदर बंद हो गए। अंदर बैठे हम बातें कर रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। रोहन ने कहा कि शायद कोई मजाक है। विक्रम ने कहा कि शायद चोर हैं, लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा था। मैंने कहा कि वो पेंटिंग हिली थी, वो औरत जिंदा लग रही थी। हम चुप हो गए और तभी दरवाजे पर खटखट हुई। 3 बार धीरे धीरे हमने एक दूसरे को देखा और किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर खटखट बंद हो गई, लेकिन बाहर से कोई आवाज आई। एक औरत की आवाज जो बोली रही थी, आओ मेरे पास आओ, मेरे राज को जानो। हम डर के मारे सांस रोक लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो गाना गाने लगी, पुराना सा राजस्थानी गाना। हमने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज सीधे दिमाग में घुस रही थी। सुबह के 4 बजे थे। जब आवाज बंद हुई, हमने दरवाजा खोला और बाहर झांका। गलियारा खाली था, लेकिन जमीन पर खून के निशान थे जो ऊपर की ओर जा रहे थे। हमने फैसला किया कि ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। हम सीढ़ियां चढ़े और उस कमरे में पहुंचे जहां पेंटिंग थी, लेकिन पेंटिंग गायब थी। सिर्फ दीवार पर एक निशान था, जैसे कोई खरोंच हो। हमने चारों तरफ देखा और तभी विक्रम चिल्लाया, देखो ये क्या है। दीवार के पीछे एक दरवाजा था जो पहले नहीं था। हमने धकेला और अंदर घुसे। अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे जा रही थी। हम नीचे उतरे और एक तहखाना था। तहखाने में पुराने बर्तन, हड्डियां और बीच में एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर खून लगा था। हम डर गए और भागने लगे, लेकिन तभी रोहन रुक गया और बोला, देखो ये क्या है। पत्थर के पास एक किताब थी, पुरानी चमड़े की बाइंडिंग वाली। हमने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि ये हवेली ठाकुर साहब की थी और उनकी बेटी थी लक्ष्मी, जो एक दयान थी। उसने पूरे गांव को मार डाला था और ठाकुर साहब ने उसे इसी तहखाने में कैद कर दिया था। लेकिन वो मर नहीं सकती। वो हर 100 साल में जागती है और 3 लोगों की बलि मांगती है। हमने किताब बंद की और भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। हम फंस गए थे तहखाने में। तहखाना अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो जीवित हो चुका था। दीवारें सांस ले रही थीं। हर सांस के साथ ठंडी हवा मेरे चेहरे पर मार रही थी, जैसे कोई मुझ में घुसना चाहता हो। विक्रम का शरीर मेरे पैरों तले पड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन मुझे लग रहा था वो मुझे देख रहा है। रोहन का सिर दीवार से टकराया हुआ था। खून की धारा बह रही थी, लेकिन खून जम नहीं रहा था। वो बहता जा रहा था, जैसे कोई नदी हो। दयान हंस रही थी। उसकी हंसी तहखाने में गूंज रही थी। हर गूंज के साथ मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ रही थी। वो मेरी ओर बढ़ी। उसके नाखून लंबे थे, काले और नुकीले, जैसे कोई जानवर के पंजे हों। मैं पीछे हट रहा था, लेकिन पीछे दीवार थी। दीवार गीली थी, जैसे पसीना आ रहा हो। उसमें से बदबू आ रही थी, सड़ते हुए मांस की बदबू। दयान ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और बोली, तू आखिरी है, लेकिन तुझे मैं मारूंगी नहीं। तू मेरी आवाज बनेगा। तू मेरी कहानी दुनिया तक ले जाएगा। मैं चिल्लाया, नहीं, छोड़ो मुझे। लेकिन मेरी आवाज मेरी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। दयान ने अपना चेहरा मेरे सामने लाया। उसकी सांस ठंडी थी, लेकिन बदबूदार। उसके दांत पीले थे और नुकीले, जैसे कोई शिकारी का हो। मैंने किताब को कसकर पकड़ा जो मेरे हाथ में थी। किताब गर्म हो रही थी, जैसे जल रही हो, लेकिन जले नहीं रही थी। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। तेज तेज मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन रुक नहीं रहा था। दयान हंस रही थी और बोली, किताब से कुछ नहीं होगा, मैं अमर हूं। मैंने एक पन्ना पढ़ा जिसमें लिखा था, दयान की कमजोरी उसका नाम है, लेकिन नाम लेने से पहले उसकी आंखों में देखना होगा। मैंने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन अंदर कुछ और था। दर्द था, पीड़ा थी, सदियों की कैद की पीड़ा। मैंने हिम्मत की और बोला, लक्ष्मी। दयान रुक गई, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। वो चिल्लाई नहीं, तूने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने कहा, किताब में लिखा है। दयान गुस्से में आई और उसने अपना हाथ मेरे गले पर रखा। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन जलाने वाला था। मेरी त्वचा जल रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। दयान बोली, अब तू मेरा हो जाएगा। लेकिन तभी तहखाने की छत हिलने लगी। ऊपर से रोशनी आई, सफेद रोशनी, इतनी तेज कि आंखें चौंधियां गईं। रोशनी में एक साया था, पुराना सा लेकिन शक्तिशाली। ठाकुर साहब की आत्मा थी। वो बोले, लक्ष्मी, बस कर दो, अब और नहीं। दयान रोने लगी। उसकी आंखों से खून की आंसू बहने लगे। वो बोली, पिता, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्यार किया था। ठाकुर साहब ने कहा,
तूने गांव जलाया, तूने लोगों को मारा, अब वक्त है मुक्ति का। दयान चिल्लाई नहीं। पिता मुझे छोड़ो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ठाकुर साहब की ओर देखा। मदद करो। ठाकुर साहब ने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा तूने साहस दिखाया, अब भागो। दयान ने मुझे छोड़ा और ठाकुर साहब की ओर बढ़ी। दोनों एक दूसरे में समा गए, जैसे कोई धुआं हो। रोशनी बढ़ती गई और तहखाना खुलने लगा। सीढ़ियां वापस आ गईं। मैं भागा। ऊपर की ओर मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन रुके नहीं। ऊपर पहुंचा तो देखा हवेली बदल रही थी। दीवारें साफ हो रही थीं। झूमर चमक रहा था, जैसे सदियों बाद कोई आया हो। मैं बाहर निकला और देखा सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों के शव गायब थे। सिर्फ खून के निशान थे जो धीरे धीरे मिट रहे थे। मैं कार की ओर भागा। चाबी वहीं थी जहां छोड़ी थी। मैंने कार स्टार्ट की और गांव की ओर भगा। रास्ते में मुझे लगा कोई मेरे पीछे है, लेकिन आईने में कुछ नहीं था। मैं गांव पहुंचा और चिल्लाया, मदद करो। लेकिन गांव खाली था, सिर्फ हवा थी और एक आवाज, आओ, मेरे पास आओ। कार का इंजन गरजा और मैं गांव से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी। सिर्फ मेरी कार की आवाज और मेरे दिल की धड़कन दोनों एक साथ दौड़ रहे थे। मैंने आईना देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन मुझे लगा कोई बैठा है। उसकी सांस मेरे कंधे पर लग रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ खरखराहट आई, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बज रही हो। आओ मेरे पास आओ। मैंने रेडियो बंद किया और तेज ड्राइव करने लगा। राजस्थान की सड़कें लंबी थीं, लेकिन आज लग रहा था जैसे खत्म नहीं होंगी। दिल्ली पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मैंने घर का दरवाजा खोला और अंदर गिर पड़ा। दीवारें अपनी लग रही थीं, लेकिन अजनबी भी बेड पर लेटा तो छत घूमने लगी। मैंने फोन उठाया, मां को कॉल की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक सिसकी थी। मां ने पूछा, राहुल क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर आवाज में मुझे दयान सुनाई दे रही थी। हर छाया में विक्रम और रोहन। में उठा और बाथरूम गया। आईने में अपना चेहरा देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन थकान की नहीं। कुछ और की सुबह मैं पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनी और बोला, आप अकेले गए थे, आपके दोस्त कहाँ हैं? मैंने कहा, हवेली में मर गए। इंस्पेक्टर हंसा और बोला, आप सपना देख रहे हैं। हमने चेक किया, वहां कुछ नहीं है। मैंने कहा, मेरे दोस्तों के शव। मैंने कहा, खून देखा। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की और बोला, जाओ घर जाओ, आराम करो। मैं बाहर निकला और सड़क पर खड़ा रहा। लोग मुझे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूं। मैं घर लौटा और दरवाजा बंद किया, लेकिन ताला अपने आप खुल गया। दिन गुजरने लगे। मैंने नौकरी जाना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। सिर्फ कमरे में बंद रहता था। रात को मैं किताब पढ़ता था, वही किताब जो तहखाने से लाया था। लेकिन अब पन्ने खाली थे। सिर्फ एक लाइन थी, धन्यवाद राहुल, अब तू मेरा है। मैंने किताब फेंकी, लेकिन वो वापस मेरे हाथ में आ गई। मैंने जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगी। किताब हंस रही थी, जैसे दयान हंसती थी। मैं चिल्लाया, बाहर निकलो मुझसे। लेकिन आवाज मेरी नहीं थी, दयान की थी। एक रात मैंने फैसला किया कि वापस जाऊंगा हवेली में और सब खत्म कर दूंगा। मैंने कार ली और राजस्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में बारिश होने लगी, तेज बारिश, जैसे आसमान रो रहा हो। मैं हवेली पहुंचा और अंदर घुसा। हवेली साफ थी, चमक रही थी, जैसे कोई रहता हो। मैं तहखाने की ओर गया, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। सिर्फ एक दरवाजा था। मैंने खोला और अंदर एक कमरा था। कमरे में 3 कुर्सियां थीं और 3 लोग बैठे थे, विक्रम, रोहन और मैं। वो मुस्कुरा रहे थे और बोले, आ गए राहुल, अब पूरी कहानी सुनाओ। मैं भागा बाहर, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। गांव गायब था, सिर्फ जंगल था और जंगल में आग लगी थी। मैं चिल्लाया, मदद करो, लेकिन आवाज वापस लौट आई। मैं कमरे में लौटा और देखा कि कुर्सियां खाली थीं। सिर्फ एक नोट था, लिखा था, हम कभी मरे नहीं, हम तेरे अंदर हैं। मैंने नोट फाड़ा, लेकिन टुकड़े वापस जुड़ गए। मैं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा, लेकिन आंसू नहीं आए, सिर्फ खून आया। मेरी आंखों से मैं कार में बैठा और दिल्ली लौटा। लेकिन अब मैं जानता था कि मैं अकेला नहीं हूं। हर रात मुझे 3 आवाजें सुनाई देती हैं, विक्रम की, रोहन की और दयान की। वो कहती हैं, कहानी पूरी नहीं हुई, अभी एक और बलि बाकी है। मैंने आईना तोड़ दिया, लेकिन टूटा हुआ आईना भी मुझे देख रहा था। मेरी आंखें लाल थीं और मुस्कुरा रही थीं। मैं समझ गया कि मैं बच नहीं पाया। मैं दयान का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी अपनी कहानी आगे बढ़ाने के लिए, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था।
आफ्टरमैथ। दिल्ली लौटने के बाद 10 साल गुजर गए, लेकिन मेरे लिए हर दिन वही रात है। हवेली की रात, विक्रम की आंखें, रोहन का खून और दयान की हंसी। मेरी नींद चुरा चुकी है। मैंने अपना फ्लैट बेच दिया। अब एक छोटे से कमरे में रहता हूं, जहां सिर्फ एक बेड, एक टेबल और एक आईना है। आईना मैंने ढक रखा है काले कपड़े से, क्योंकि हर बार जब देखता हूं मेरी आंखें लाल होती हैं और होंठ हिलते हैं, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया, कई बार दवाइयां खाई, नींद की गोलियां, लेकिन रात को 3 बजे मैं उठ जाता हूं और लिखने लगता हूं। वो किताब जो मेरे साथ आई थी अब मेरे हाथ से खुद लिखी जाती है। मेरी माँ आई थी एक बार देखने। वो रोई और बोली, राहुल तू बदल गया है, पहले की तरह हंसता क्यों नहीं। मैंने कहा, माँ मैं हंसता हूं, लेकिन अंदर से वो हंसी दयान की है। माँ समझी नहीं और चली गई। उसके बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। किसी को अंदर नहीं आने देता। खाना डिलीवरी बॉय दरवाजे पर रख जाता है। मैं रात को निकलता हूं और सड़कों पर घूमता हूं। लोग मुझे देखते हैं और दूर हट जाते हैं, क्योंकि मेरी परछाई 3 होती है। एक मेरी, एक विक्रम की, एक रोहन की। कभी कभी मैं स्टेशन जाता हूं और ट्रेन देखता हूं, सोचता हूं कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन ट्रेन की सीटी में मुझे दयान की आवाज़ सुनाई देती है, आओ मेरे पास आओ। मैंने एक बार कोशिश की, आत्महत्या करने की रस्सी लगाई और लटक गया, लेकिन रस्सी टूट गई और मैं ज़मीन पर गिरा। मेरे गले पर निशान नहीं था, सिर्फ एक हंसी थी जो कमरे में गूंज रही थी। मैंने छुरी ली और हाथ काटा। खून बहा, लेकिन घाव भर गया। पल भर में जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं समझ गया कि मैं मर नहीं सकता। दयान मुझे जिंदा रखना चाहती है। अपनी कहानी सुनाने के लिए मैंने दोस्तों को कॉल किया, पुराने, लेकिन फोन पर सिर्फ एक ही आवाज आती है, हम तेरे साथ हैं राहुल। मैंने फोन तोड़ दिया, लेकिन सुबह नया फोन मेरे पास होता है। स्क्रीन पर 3 मिस्ड कॉल, विक्रम, रोहन और एक अनजान नंबर। एक रात मैंने फैसला किया कि वापस हवेली जाऊंगा और सब खत्म कर दूंगा। मैंने कार ली और राजस्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में बारिश हुई, तेज बारिश, लेकिन वाइपर चलते ही चलते रुक गए। शीशे पर पानी नहीं था, खून था। मैंने कार रोकी और बाहर निकला। सड़क पर 3 परछाइयां थीं। मेरी कार के आगे मैं भागा, लेकिन परछाइयां मेरे साथ दौड़ रही थीं। मैं हवेली पहुंचा, लेकिन हवेली नहीं थी। वहां एक नया मकान था, चमकता हुआ, लोग रहते थे, बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा, ठाकुर साहब की हवेली कहाँ है? उन्होंने कहा, कभी थी, लेकिन जल गई। 100 साल पहले मैं समझ गया कि समय बदल गया, लेकिन मेरे लिए वही रात है। मैं दिल्ली लौटा और अब मैं लिखता हूं। हर रात वो किताब बढ़ती जाती है, पन्ने अपने आप भरते हैं। लोग कहते हैं कि मैं लेखक बन गया हूं, मेरी कहानियां बेस्ट सेलर हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये मेरी कहानियां नहीं हैं, दयान की हैं। हर किताब के आखिर में एक लाइन होती है, धन्यवाद राहुल, अब और लोग आएंगे। मेरी आंखें अब हमेशा लाल रहती हैं। लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस हैं, लेकिन मैं जानता हूं सच। मैं कभी कभी बच्चों को देखता हूं और मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगली बलि कौन होगी। मैं अब अकेला नहीं हूं। मेरे अंदर 3 आत्माएं हैं और चौथी जगह खाली है, शायद तुम्हारी। मैंने एक बार प्रीस्ट को बुलाया, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन प्रीस्ट भाग गया चिल्लाते हुए कि यह दयान नहीं, पूरा समंदर है अंधेरा का। मैं अब लड़ना छोड़ चुका हूं। मैं दयान का गुलाम हूं, उसकी आवाज हूं, उसकी कहानी हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या मैं कभी राहुल था या हमेशा से दयान का हिस्सा था। मेरी यादें धुंधली हैं। विक्रम और रोहन की हंसी अब मेरी हंसी है। मैं अब बाहर निकलता हूं और लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूं। वो हंसते हैं और कहते हैं अच्छी स्टोरी है, लेकिन रात को वो भी सुनते हैं, आओ मेरे पास आओ, और मैं जानता हूं कि खेल जारी है। दयान कभी नहीं रुकेगी और मैं उसका सबसे वफादार गवाह हूं। हमेशा के लिए एक रात मैं अपनी डायरी खोलकर बैठा था, वो डायरी जो मैंने हवेली से लाई थी, लेकिन अब वो मेरी नहीं लग रही थी। पन्ने पीले थे, पुराने, लेकिन शब्द ताज़े काले स्याही से लिखे हुए। मैंने पढ़ना शुरू किया और पहला ही पैराग्राफ पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई। ये मेरी कहानी नहीं थी, ये दयान की थी। लिखा था, राहुल तू मेरा माध्यम है, तूने कभी दोस्तों को नहीं खोया, तूने उन्हें खुद बनाया। विक्रम, रोहन सिर्फ तेरी कल्पना थे ताकि तू मुझे पुकार सके। मैंने डायरी पटक दी, लेकिन वो वापस मेरे हाथ में आ गई और पन्ने अपने आप पलटने लगे। अगला पैराग्राफ था, हवेली कभी नहीं थी। काला डेरा गांव में बस एक पुराना मंदिर था जहां मैं कैद थी सदियों से, लेकिन तू आया और मुझे आज़ाद किया। तूने अपना खून बहाया और मुझे बुलाया। मैं चिल्लाया, ये झूठ है। मैंने दोस्तों को देखा, उनका खून देखा, लेकिन डायरी हंस रही थी, जैसे पन्ने कांप रहे हों।
मैंने आईना देखा। काला कपड़ा गिर गया और आईने में मेरा चेहरा नहीं था। लक्ष्मी का था, लंबे बाल, काले आंखें, लाल, लेकिन मुस्कान मेरी। मैंने हाथ छुआ, लेकिन आईना ठंडा था। मैं भागा, कमरे से बाहर सड़क पर, लेकिन सड़क खाली थी। दिल्ली नहीं, जंगल था, उसी हवेली का जंगल। मैं वापस लौटा और दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाज आई, आओ राहुल, अब सच्चाई जानो। मैंने दरवाजा खोला और कमरे में 3 कुर्सियां थीं, लेकिन अब विक्रम रोहन नहीं थे। सिर्फ 2 खाली जगहें, और तीसरी पर एक किताब रखी थी। मैंने किताब खोली और पढ़ा। ये मेरी जिंदगी की सच्चाई थी। मैं कभी दिल्ली में नहीं रहा। मैं राजस्थान का ही था, काला डेरा गांव का एक अनाथ बच्चा जो ठाकुर साहब के खंडहर में रहता था। बचपन से मुझे सपने आते थे, एक औरत के जो बुलाती थी, आओ मेरे पास आओ। मैं बड़ा हुआ और गांव छोड़ दिया, लेकिन वो सपने नहीं रुके। मैंने दोस्त बनाए कल्पना के, रोहन, विक्रम, जो मेरे साथ एडवेंचर पर जाते, लेकिन असल में अकेला ही घूमता। जंगल में पुरानी जगहों पर एक रात मैं मंदिर पहुंचा और वहां एक पत्थर था, खून से सना। मैंने अपना हाथ काटा और खून बहाया। तभी दयान प्रकट हुई। लक्ष्मी ने कहा, तू मेरा पुत्र है। सदियों पहले ठाकुर साहब ने मुझे कैद किया, लेकिन तूने मुझे आजाद किया। अब तू मेरी कहानी फैलाएगा। दुनिया में मैं रोने लगा। ये कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त असली थे, हम हंसते थे, गाते थे, लेकिन किताब बोली झूठ। तूने कभी किसी से बात नहीं की, तू अकेला था। हमेशा से तेरी आवाजें तेरी कल्पना थी। दयान ने तुझे चुना क्योंकि तू अकेला था, कोई परिवार नहीं, कोई बंधन। मैंने याद करने की कोशिश की, कॉलेज, हॉस्टल, नौकरी, लेकिन यादें धुंधली थीं, जैसे कोई धुआं हो। सिर्फ हवेली की याद साफ थी, लेकिन अब वो भी बदल रही थी। हवेली मंदिर बन गई थी और मैं पुजारी था जो रात को बलि चढ़ाता था। लेकिन बलि कौन सी, 3 जाने, हर 100 साल में। लेकिन मैंने कभी नहीं मारा। मेरी उंगलियां कांप रही थीं और किताब ने लिखा, तूने मारा राहुल। तूने गांव के 3 लड़कों को मंदिर में लाया और उनकी बलि दी, विक्रम, रोहन और तीसरा तू खुद का नाम बदल लिया। मैं चीखा, नहीं, ये झूठ है। लेकिन कमरे की दीवारें हिलने लगीं और बाहर से पुलिस की सायरन आई। दरवाजा टूटा और पुलिस वाले अंदर घुसे। बोले, राहुल सिंह, तुम्हें गिरफ्तार करना है। काला डेरा गांव में 3 लाशें मिली, पुराने मंदिर में खून से सना पत्थर और तुम्हारा नाम लिखा था। मैंने कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरे हाथों पर खून था, सूखा हुआ पुराना खून। मैंने पुलिस वाले को देखा और उसकी आंखें लाल लगीं, जैसे दयान की। वो बोला, चलो अब कहानी खत्म हो गई। लेकिन मेरे कान में फुसफुसाहट आई, नहीं राहुल, ये नई शुरुआत है। तू जेल में भी मेरी कहानी सुनाएगा। जेल की कोठरी अंधेरी थी, लेकिन मुझे नींद आई और सपना आया हवेली का। लेकिन अब साफ था, मैं अकेला खड़ा था, मंदिर में पत्थर पर खून बहा रहा था अपना। और दयान निकली, बोली, अब तू अमर है, तू मेरी कहानी का हिस्सा है। जेल में मैंने दीवार पर लिखना शुरू किया, उंगली से, खून से, लेकिन दीवार साफ हो जाती। मैंने कैदी दोस्त बनाए, लेकिन वो भी कल्पना थे। रात को वो गायब हो जाते और सिर्फ आवाज रह जाती, आओ मेरे पास आओ। जेलर ने कहा, तुम्हें रिहा किया जा रहा है। कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन बाहर निकलते ही मैं समझ गया, सबूत मैं हूं, मेरी यादें झूठी हैं, मेरी जिंदगी दयान की रचना है। मैं सड़क पर खड़ा था और सोचा अब क्या, लेकिन फोन बजा, अनजान नंबर। मैंने उठाया और आवाज आई, राहुल, अच्छी कहानी सुनाई। लेकिन अब असली खेल शुरू मैंने देखा। फोन पर एक मैसेज, 3 दोस्तों की फोटो, लेकिन चेहरे धुंधले और नीचे लिखा, अगली बार तुम्हारे साथ आओ, मेरे पास आओ। मैंने फोन फेंका, लेकिन वो वापस आ गया और मैसेज आया, तू बच नहीं सकता क्योंकि तू कभी राहुल नहीं था। तू लक्ष्मी का अवतार था, सदियों से घूमता फिरता, नई जिंदगियां लेता और कहानी फैलाता। हर बार 3 बलियां, लेकिन इस बार तूने खुद को चुना ताकि कहानी जारी रहे। मैं भागा, लेकिन पैर नहीं चल रहे थे। शहर की गलियां जंगल बन गईं और बीच में मंदिर था। मैं अंदर घुसा और पत्थर पर लेट गया, खून बहाने को। लेकिन अब खून नहीं बहा, कोई दर्द नहीं, सिर्फ शांति। दयान प्रकट हुई, लेकिन अब वो मैं थी। हम एक हो गए और हंसी गूंजी। अब दुनिया सुनेगी हमारी कहानी, पॉडकास्ट पर, रेडियो पर, किताबों में, हर जगह, और हर सुनने वाला अगला होगा। आओ मेरे पास आओ। ट्विस्ट ये था कि मैं कभी शिकार नहीं था, मैं शिकारी था, दयान का रूप धारण करता हुआ सदियों से। और ये कहानी तुझे बुला रही है, सुनने वाले। तुझे अब नींद नहीं आएगी क्योंकि आवाज तेरे अंदर है। आओ मेरे पास आओ। ये थी वो रात, वो हवेली, वो दयान और वो मैं जो कभी राहुल था, लेकिन अब सिर्फ एक आवाज हूं,
एक कहानी हूं जो सदियों से घूमती फिरती है, तुम्हारे कान में फुसफुसाती है, तुम्हारे सपनों में घुसती है, तुम्हारे अंदर बसती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बस एक कहानी है, लेकिन रात को जब अकेले लेटोगे और हवा चलेगी बिना वजह और कोई बुलाएगा, आओ मेरे पास आओ, तो याद रखना, वो मैं हूं, वो दयान हूं, वो विक्रम रोहन और वो 3 बलियां जो कभी पूरी नहीं होती। अगर ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर गई, अगर तुम्हारी नींद उड़ गई, अगर तुम अब आईने से डरने लगे, तो मत डरो, क्योंकि यही हॉरर है, यही जादू है, यही वो दुनिया जहां हम सब एक दिन पहुंचते हैं। अब तुम इस मूवमेंट का हिस्सा बनो, हॉरर लवर्स का वो ग्रुप जहां हर रात नई दहशत इंतजार कर रही है। सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल दबाओ ताकि अगली कहानी तुम तक सबसे पहले पहुंचे। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अकेले सुनना खतरनाक है। और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी रात थी जब तुमने सुना हो, आओ मेरे पास आओ, हम मिलेंगे। अगली कहानी में एक नई हवेली, एक नई दयान और शायद तुम्हारे साथ, क्योंकि अब तुम मेरे हो, मेरी कहानी के हो, मेरे अंदर हो। तब तक सावधान रहो, दरवाजा बंद रखो, आईना ढक कर रखो, और अगर रात को कोई बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि वो मैं होऊंगा। आओ मेरे पास, आओ आओ मेरे पास, आओ आओ मेरे पास, आओ। दोस्तों, आपकी पसंदीदा नाइट हॉरर कहानियों के वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करने से हमें बल मिलता है और हम ऐसे ही रोज नए हॉरर वीडियो लाते रहेंगे। सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।